Hello guys, welcome to Study Master. This is the series of Indian polity और ये हमारी फंडामेंटल राइट्स की पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 ये डिस्क्राइब करता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए हमें एक राइट दिया गया है, दैट इज राइट टू रेमेडीज। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। सिर्फ फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर कर देना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या है, मीनिंगलेस माना गया है। वो कहते हैं सिर्फ आपने कहा कि आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक फंडामेंटल राइट्स को इफ़ेक्टिवली और उसको लागू करने के लिए कोई एक मशीनरी आप प्रोवाइड नहीं करते, कोई एक रेमेडी प्रोवाइड नहीं करते, तब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, मीनिंगलेस हैं। इसी के चलते डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि जो ये आर्टिकल 32 है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, निल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए इस आर्टिकल 32 को कहा जाता है कि ये क्या है, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का राइट नहीं है, आप फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। अब इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, वो प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। पहला प्रोविजन कहता है कि हमारे पास राइट है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, कि हमें फंडामेंटल राइट्स कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, कहीं वो वायलेट ना हो जाए, उसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकती है, या कोई ऑर्डर इशू कर सकती है, या रिट इशू कर सकती है, किस चीज़ के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। अब फंडामेंटल कुछ रिट्स दी गई हैं, वो रिट्स कौन कौन सी हैं, हेबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिरोरी एंड कोवरेंटो। थर्ड प्रोविजन कहता है कि हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी किसी भी कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर को इशू कर सकता है, या फिर जितनी तरह की हमारे रिट्स हैं उनको भी वो इशू कर सकता है। फिर वो बात करते हैं जो इसमें लिखा गया है, एनी अदर कोर्ट। एनी अदर कोर्ट में हमारा हाई कोर्ट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ये ऑलरेडी पावर दी गई है कि वो भी हमारे क्या, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के खिलाफ कोई भी रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। फोर्थ प्रोविजन कहता है कि जो हमारा राइट टू मूव है सुप्रीम कोर्ट के साथ, कि जो हमें डायरेक्ट एक राइट दिया गया है कि आप वॉयलेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो हमारा सस्पेंड नहीं हो सकता। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि इसको आप सस्पेंड कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंगली, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, अगर हमारा संविधान ऐसा बोलता है। जैसे कि प्रेसिडेंट हमारा राइट टू मूव सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, किस केस में, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी केस में। और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 359। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है, डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। हम ये कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना, वो ओरिजिनल और वाइड पावर्स दी गई हैं उसको। ओरिजिनल कैसे, क्योंकि कोई भी सिटीजन अगर उसका राइट वॉयलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। और वाइड कैसे हुई उसकी पावर, कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर्स और डायरेक्शन के अलावा हर तरह की जो रिट्स हैं उनको भी वो क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हम उसको आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली इन्फोर्स करवा रहे हैं। इट मीन्स कि कोई भी आर्टिकल जो क्या है, नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर स्टैट्यूटरी राइट्स हो गए, या कस्टमरी राइट्स हो गए, ये वाले सारे राइट्स हमारे आर्टिकल 32 में इंक्लूड नहीं होते। आर्टिकल 32 में सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स ही इंक्लूड होंगे। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल कैसे है, कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास अपना केस लेके, अपनी सुनवाई लेके जा सकते हैं,
ठीक है, बट एक्सक्लूसिव नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई याचिका सुने। ये राइट किसको और किसको दिया गया है? ये राइट हमारे हाई कोर्ट को भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 226। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिट्स और उसके टाइप्स एंड उसके स्कोप। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 ये पावर है कि वह कोई भी तरह की रिट्स इशू कर सकती हैं, चाहे वो हेबियस कॉर्पस हो, मंडामस हो, प्रोहिबिशन हो, सर्टिरोरी हो या फिर कोवरेंटो हो। इन रिट्स को हमने कहाँ से बोरो किया है? हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किया है, जहाँ पे इसको पैरोग्रेटिव रिट्स के नाम से भी लोग जानते हैं। 1950 से पहले ये जो रिट्स की जो पावर थी, जो रिट्स कौन इशू कर सकता है, ये सिर्फ दो कोर्ट थे हमारे, थे हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ये तीन जो हमारे हाई कोर्ट थे, इनके पास ही ये पावर थी कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। बट अब एट प्रेजेंट अंडर आर्टिकल 226 जितने भी हमारे हाई कोर्ट हैं उनको पावर दी गई है रिट्स इशू करने की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है वो हमारे हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन से कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफर करता है। पहला पॉइंट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो किस चीज़ के लिए है? वो सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए है, और बल्कि जो हाई कोर्ट रिट इशू करता है वो फंडामेंटल राइट्स को तो एनफोर्स करवाता ही करवाता है और दूसरे पर्पसेस के लिए भी है। अब ये दूसरे पर्पस कौन से हो गए? हमारे ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, ये इनके अगेंस्ट भी कोई भी रिट इशू कर सकता है। वो कौन है? हमारा हाई कोर्ट। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, रिट इशू कर सकता है किसी भी पर्सन, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरी इंडिया की टेरिटरी में, और जबकि जो हमारा हाई कोर्ट है वो रिट इशू करेगा किसी पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट या अथॉरिटी के अगेंस्ट जो कि उसकी टेरिटरी के अंडर आती है, या फिर वो आउटसाइड टेरिटरी तभी रिट इशू कर सकता है जब किसी दूसरी टेरिटरी की वजह से उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन में कोई इफेक्ट आ रहा हो। इसको अब हम ऐसे समझते हैं, सपोज दिल्ली हाई कोर्ट है, वो रिट इशू करेगा गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए। वो क्यों ऐसा करेगा? ठीक है, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो दूसरी टेरिटरी में जाके उनकी जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट कोई रिट इशू करे या दूसरी स्टेट में रिट इशू करे। बट एक केस में वो ऐसा कर सकता है, अगर गुवाहाटी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से दिल्ली में कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो इस केस में वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर भी रिट इशू कर सकता है। ये रिट इशू करने की पावर किसके पास है? ये हमारे हाई कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है ही है कि वह पूरे इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी कोई भी रिट इशू कर सकता है। जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या कहता है? वो कहता है जो हमारा आर्टिकल 32 है, जो उसके अंदर हमें रेमेडी दी गई है फंडामेंटल राइट्स के लिए, वो अपने आप में ही क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता रिट जुरिस्डिक्शन को इशू करने से। बट जो हमारा हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 226 की, वो उसका डिसीजन क्या होगा? डिस्क्रिशनरी होगा। अगर उसको सही लगेगा तो वो करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, ये पावर हमारी किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। अब हम देखते हैं जिन रिट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, वो रिट्स कौन कौन से हैं। पहला हमारा रिट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव अ बॉडी ऑफ। इट मीन्स कि जो कोर्ट है वो एक ऑर्डर इशू करेगा किसी पर्सन के लिए कि भाई जिस पर्सन को आपने डिटेन किया है, जिसको अरेस्ट किया है, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। फिर उसके बाद ये कोर्ट एग्जामिन करेगा, कोर्ट देखेगा कि उसकी जो डिटेंशन है, जो उसका अरेस्ट हुआ है, वो जो उसका कारण है वो ठीक भी है, जिस लॉ के तहत उसको अरेस्ट किया है क्या वो लॉ रीजनेबल है, वो ठीक है। अगर तो वो कारण बिल्कुल ठीक है तो उस पर्सन को डिटेन किया जाएगा, और अगर वो कारण ठीक नहीं है, जो वो अरेस्ट किया हुआ पर्सन है उसको फ्री कर दिया जाएगा। ये रेट हमें किसी भी आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर कोई अनरीजनेबल तरीके से, इलीगल तरीके से किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ ये रेट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये रेट किस किस के अगेंस्ट इशू हो सकता है? कोई पब्लिक अथॉरिटी हो या फिर कोई प्राइवेट अथॉरिटी हो।
हेबियस कॉर्पस को हम कुछ ऐसे समझते हैं, सपोज कोई कोई पार्टी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उसने कोई इलीगल तरीके से या अनरीजनेबल लॉ के तहत किसी पर्सन को ज़बरदस्ती अरेस्ट करवा लिया है, उसको डिटेन करवा दिया है, ठीक है। अब उसके जो रिलेटिव हैं उसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, पुलिस के पास गए हैं, कोर्ट के पास गए हैं। तो इस केस में कोर्ट क्या है, हेबियस कॉर्पस रिट इशू कर सकती है और पुलिस को ये ऑर्डर दे सकती है, भी क्या करो, आप उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। कोर्ट चेक करेगी जो आपने डिटेंशन की है वो क्या लीगल तरीके से की है, ठीक है, जो उसका कारण है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा हेबियस कॉर्पस। अब जो हमारा ये जो रिट है इसको हम कहाँ कहाँ पे इशू नहीं कर सकते। अगर कोई डिटेंशन लॉफुल है, ठीक है, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है पूरे नियम कानून के साथ, तो हम हेबियस कॉर्पस इशू नहीं कर सकते। या फिर उस पर्सन के खिलाफ कोई ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, जिसमें वो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट के नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें भी ये रिट इशू नहीं हो सकता। या फिर डिटेंशन जो है क्या कोर्ट ने करी है, उसकी डिटेंशन कोर्ट ने बिल्कुल लीगल तरीके से कही है, उस केस में भी आप रिट इशू नहीं कर सकते। या फिर जो डिटेंशन हुई है, अरेस्ट हुआ है, वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के क्या है, आउटसाइड है, उस जुरिस्डिक्शन के बाहर है, उस केस में भी आप ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा रिट है मंडामस। मंडामस मीन वी कमांड। ये एक कमांड है जो कि एक कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कह सकता है कि भाई आपकी ये ड्यूटी थी, आपकी ऑफिशियल ड्यूटी थी कि आपको ये परफॉर्म करनी चाहिए और आपने ये काम नहीं किया है, या फिर आप इस काम को करने से मना कर रहे हो। तो उस केस में कोर्ट क्या है, उसको कमांड कर सकता है उस पब्लिक ऑफिशियल को, या ऑर्डर दे सकता है कि अपना काम कंप्लीट कीजिए। अब ये रेट किस किस के अगेंस्ट इशू हो सकता है, कोई भी पब्लिक बॉडी हो, कोई भी कॉरपोरेशन हो, कोई इंफीरियर कोर्ट हो, कोई ट्रिब्यूनल हो, या फिर कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है। अब हम देखेंगे कि ये जो रेट है वो कहाँ कहाँ इशू नहीं हो सकता। ये रेट किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के खिलाफ हम इशू नहीं कर सकते, मीन्स कोई प्राइवेट कंपनी है उसके खिलाफ ये इशू नहीं हो सकता। या फिर हम किसी भी डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स करवाने के लिए जो क्या है एक स्टैचुटरी फोर्स पोजेस नहीं करता, उसके अगेंस्ट भी हम ये रेट इशू नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी ड्यूटी जो कि डिस्क्रिशनरी है, मीन्स कि अगर उस पर्सन को लगता है वो सही है तो वो करेगा, अगर अदरवाइज वो नहीं करेगा। उस केस में भी अगर उसकी ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, उस केस में भी हम रेट इशू नहीं कर सकते। अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन करवाना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपको ऐसे ऐसे ही करना है, ठीक है, तो वो एनफोर्स करवाने के लिए भी हम रिट इशू नहीं कर सकते। किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट या फिर स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट भी रिट इशू नहीं हो सकता। कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ठीक है, जो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोई काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम मंडामस का रिट इशू नहीं कर सकते। मंडामस का ओवरऑल मीन है कि कमांड करना, किसी को ऑर्डर देना कि ये आपका काम है और ये आपको की जो ऑफिशियल ड्यूटी बनती है वो आपको करनी है। जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जांपल देखा कि जिसमें हाई कोर्ट पुलिस को ये ऑर्डर देती है, मतलब ये वाला रेट वहाँ पे इशू होता है कि वो उसको ऑर्डर करती है कि आपका ये काम है कि इस चीज़ को जो आपने पर्सन डिटेन किया है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, वो उनको उनकी ऑफिशियल ड्यूटी याद दिला रही है, तो ये रेट इशू हो सकता है। नेक्स्ट हमारा रेट है प्रोहिबिशन। इट मीन्स टू फॉरबिड। ये क्या कहता है प्रोहिबिशन, ये कहता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर सकती है या फिर किसी ट्रिब्यूनल को इशू कर सकती है ये वाला रेट कि आपकी ये जो मैटर है या जो ये केस है वो आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। ये उसको प्रोहिबिट कर रही है लोअर कोर्ट को या किसी लोअर ट्रिब्यूनल को डिसीजन लेने से। अब जो ये रेट ऑफ प्रोविजन है ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, ये कोई भी जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो उनके खिलाफ हम रेट डाल सकते हैं, इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रेट है सर्टेररी। इट मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, कोई भी हायर कोर्ट इशू कर सकती है रेट किसी लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को, किस चीज़ के लिए, कि या तो कोई जो केस पेंडिंग पड़ा है उसको आप हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए,
या फिर जो किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, कोई ऑर्डर पास किया है, उसको भी ये क्या कर सकती है, खारिज कर सकती है। किस बेसिस पे? कि वो जो या तो लोअर कोर्ट का उसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसके पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इस टॉपिक पे या इस केस पे अपना फैसला सुना सके, या फिर उन्होंने जो नियम कानून या जो डिसीजन लिया है वो हायर कोर्ट को गलत लग रहा है, तो वो ये इन्फॉर्म करेगी कि आपके पास जो केस है वो हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब प्रोहिबिशन जो हमारा रेट था उसमें क्या था, वो एक प्रिवेंटिव था, वो उनको डिसीजन, लोअर कोर्ट को डिसीजन लेने से रोक रहा था। पर जो हमारा सर्टिरोरी है इसमें क्या है कि वो उनको डिसीजन लेने से रोक भी सकता है, और जो उन्होंने डिसीजन लिया है, लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया है उसको भी वो क्या है, खारिज कर सकता है। तो सर्टिरोरी क्या है, बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। नेक्स्ट हमारा रेट है कोवरंटो। इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसमें क्या होता है, कोर्ट इशू कर सकता है ये वाला रेट, ये इंक्वायरी करने के लिए, ये जानने के लिए कि किसी भी पब्लिक ऑफिस में जो पर्सन बैठा है, जो क्लेम कर रहा है, उसकी लीगैलिटी क्या है। सपोज किसी पब्लिक ऑफिस में कोई रिक्रूटमेंट हुई है, किसी को सुपरवाइजर बना दिया गया है, तो ये कोर्ट जान सकता है रेट इशू करके कि जो उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, क्या उसका लीगल प्रोसीजर था, किस बेस पे, किस क्वालिफिकेशन पे उसको रखा गया है, उस पोस्ट पे बिठाया गया है, कैसे कैसे उसके लॉ पास किए गए थे उस रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये सारे जो भी इंक्वायरी है ये कौन कर सकता है, हमारा कोर्ट कर सकता है। अब ये जो रिट है किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, ये हो सकता है पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट करेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैचू और बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान के अकॉर्डिंग हमारा परमानेंट कोई पब्लिक ऑफिस है उसके अगेंस्ट हम रिट इशू कर सकते हैं। ठीक है, किसी मिनिस्टीरियल ऑफिस और किसी प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास क्या अथॉरिटी थी या उनकी क्या क्वालिफिकेशन या क्या प्रोसीजर लगाया गया है कि आपने उनको मिनिस्टर बना दिया है। तो ये एक्सेप्शन है कि मिनिस्टीरियल पोस्ट के लिए या प्राइवेट ऑफिस के लिए ये वाला रेट इशू नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ हमारा क्या है, पब्लिक ऑफिस के लिए ही रेट इशू हो सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 33 दैट इज आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। हमारा आर्टिकल 33 हमारी पार्लियामेंट को ये कुछ पावर देता है कि वो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। किसके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, अब वो देखते हैं। कोई भी मेंबर है जो कि आर्म्ड फोर्स का है, पैरामिलिट्री फोर्स का है, पुलिस फोर्स का है, इंटेलिजेंस फोर्स का है, ठीक है, या इस तरह से रिलेटेड कोई किसी और फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को हमारी पार्लियामेंट क्या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था, ये इसलिए किया गया था कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उन पर्सनस की, फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस की ड्यूटी है या जो उनका डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो इसलिए आर्टिकल 33 ने ये पार्लियामेंट को पावर दी है। फिर आर्टिकल 33 में क्या पावर दी गई है कि जो लॉ मेकिंग का पावर है वो किसके पास है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। इसके तहत पार्लियामेंट ने काफ़ी सारे एक्ट्स निकाले, जैसे कि आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1966, बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स एक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे एक्ट्स लेके आए गए। इन एक्ट्स में क्या था, इन्होंने क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू बी मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइट टू कम्युनिकेट विद प्रेस, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन, इन सारे राइट्स पे क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। भी कोई पुलिस फोर्स हो गया, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, कोई आर्मी का मेंबर हो गया, वो वहाँ से कोई वीडियो नहीं डाल सकता, कोई स्पीच नहीं दे सकता, ठीक है, किसी प्रेस के साथ मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता। तो ये सारे उनके जो राइट्स थे वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए ताकि उनका डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अब जो हमने बात की मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अब इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड हो गए, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आर्म्ड फोर्स के, जैसे कि बार्बर हो गए, कारपेंटर हो गए, मैकेनिक, कुक, चौकीदार, ठीक है, टेलर्स, ये सारे लोग भी उसमें क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 34 दैट इज मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स।
आर्टिकल 34 कहता है कि आप फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उन एरिया पे जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, मतलब मार्शल लॉ मिलिट्री रूल जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे आप फंडामेंटल राइट्स पे रोक लगा सकते हैं। ये एम्पावर करता है, हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर कोई पर्सन जो ये काम कर रहा है उसको माफ़ कर सकती है, उसको इंडेमनीफाई कर रही है। ठीक है, किसके लिए? कि मार्शल लॉ को का जो कानून है उसको मेंटेन करने के लिए या फिर रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर, उसके ऑर्डर को पालन करने के लिए अगर वो कोई भी काम कर रही है तो उस चीज़ के लिए उसको इंडेमनीफाई किया गया है, उसको माफ़ किया गया है। अब ये मार्शल लॉ मतलब है क्या? मार्शल लॉ लिटरेरी मीन्स मिलिट्री रूल। ठीक है, इसका मतलब वो सिचुएशन जहाँ पे जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कौन चला रहा है? हमारे मिलिट्री अथॉरिटी चला रही है अपने रूल्स और अपने रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो हमारे ऑर्डिनरी लॉ हैं अब वो यहाँ पे नहीं लगेंगे, अब मिलिट्री के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे। ठीक, अब मार्शल लॉ किस किस केसेस में हम लगा सकते हैं? जैसे अगर कोई वॉर हो गई है, ठीक है, कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, कोई रिबेलियन हो गया, कोई रिवोल्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे लगातार वॉयलेंस क्रिएट हो रही है, तो हम क्या करते हैं? मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्पोज करते हैं। तो मार्शल लॉ लगाने के लिए जितना भी कोई भी फोर्स लगा सकता है, ठीक है, उसके पास एक अबनॉर्मल पावर आ जाती है कि मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नियम कानून बना सकते हैं, या फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो सिटीजन है, सिविलियंस हैं, उनको दंड दे सकते हैं, या फिर कई बार तो वो क्या है, डेथ भी, उनकी डेथ भी हो जाती है सिविलियंस की उस रिवोल्ट में या उस लड़ाई झगड़े में। तो इस केस में क्या है, उस गवर्नमेंट सर्विस को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को वो क्या करेंगे? इंडेमनीफाई करेंगे, मतलब इस चीज़ के लिए उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अंडर मार्शल लॉ। अब हम देखते हैं कि हमारे मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है। जो मार्शल लॉ है बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम कंडीशन में अप्लाई होता है, तो ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, मतलब इसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स है हमारे मेंबर्स के वो क्या हो जाएंगे? रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी में क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को तो अफेक्ट कर ही रहा है, बट हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन, जो भी हमारी रेवेन्यूज़ हैं, जो भी हमारा लॉ मेकिंग की जो हम पावर डिवाइड करते हैं कि ये सेंटर बनाएगा, ये स्टेट बनाएगा, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट का टेन्योर इतना होना चाहिए कि 6 महीने का होगा या 3 महीने का सेशन होगा, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करता है हमारा नेशनल इमरजेंसी। सेकंड डिफरेंस क्या है कि मार्शल लॉ सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, जितने भी सरकार ने या किसी कोर्ट ने लॉ बनाए हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं, और जो अब रूल्स और रेगुलेशन हो गए वो किसके चलेंगे? मिलिट्री के चलेंगे। नेशनल इमरजेंसी में क्या है, गवर्नमेंट के नियम कानून लागू रहते हैं, कॉन्टिन्यू रहते हैं। मार्शल लॉ कब इम्पोज किया जाता है? जब कोई कानून टूट रहा है या फिर कोई जो ऐसा ऑर्डर है जो ब्रेक डाउन हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, कोई रिवोल्ट हो रहा है, कोई रिबेलियन हो रहा है, तो उस केसेस में हम मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेशनल इमरजेंसी सिर्फ थ्री थ्री ग्राउंड्स पे इम्पोज की जा सकती है, दैट इज अगर कोई वॉर हो रही है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं मार्शल लॉ कुछ ही जगहों पे इम्पोज किया जा सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ चुके हैं, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई है। नेशनल इमरजेंसी या तो हम पूरी कंट्री में लगा सकते हैं या फिर उसके कुछ पार्ट्स में भी हम लगा सकते हैं। मार्शल लॉ के लिए हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सीधा सीधा क्या है, एक मिलिट्री रूल है जहाँ पे मिलिट्री अपने हिसाब से अपने रेगुलेशंस बना लेती है। नेशनल इमरजेंसी में दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में एक पूरा डिटेल और स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं कि किन किन कंडीशन में लगेगा, क्या क्या होगा, कौन कौन से राइट्स रिपील किए जाएंगे, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का, तो ये सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये था हमारा डिफरेंस मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में। अब हम देखेंगे हमारा आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 दैट इज अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 कहता है कि पावर टू मेक लॉज to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in parliament not in state legislature। 35 आर्टिकल ये कहता है कि जो हमारी लॉ मेकिंग पावर है, कानून को बनाने की पावर है, वो सिर्फ किसके हाथ में है? वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में होनी चाहिए, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में।
क्योंकि जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जितने भी लॉज है वो पूरे इंडिया में लागू होंगे। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई वो बनाती है, रूल बनाती है, तो वो सिर्फ स्टेट में ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसीलिए ये पावर हमारी पार्लियामेंट को दी गई है। तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 35 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, वो देखते हैं। पहला प्रोविजन ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर है रूल्स लॉज बनाने की। किन किन मैटर्स में? पहला मैटर है कि वो कभी भी रेजिडेंस को एक कंडीशन बना सकती है किसी भी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए, किसी स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के लिए, कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है, अपॉइंटमेंट होने जा रही है, और इसके लिए अगर आपके पास रेजिडेंस प्रूफ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में होता है, अगर कोई यूपी में एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पे कंडीशन बन सकती है, अगर आप यूपी के परमानेंट रेजिडेंस है, आपके पास डोमिसाइल है, तो आप वहाँ पे क्या प्रेफरेंस ले सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। ये है आर्टिकल 16। दूसरा क्या मैटर है, वो क्या, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि वो क्या करे, डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए। ये पावर किसके अंदर है? अंडर आर्टिकल 32। फिर हम देखते हैं और क्या क्या पार्लियामेंट के पास पावर है। थर्ड पावर आती है कि वो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है, किस किस के लिए? आर्म्ड फोर्सेस होगी, पुलिस फोर्स होगी, ठीक है, आर्टिकल 33 जो अभी हमने पढ़ा। फिर हमारा आगे आर्टिकल 34 कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या है, माफ़ी दिलवा सकता है कि अगर उसने कोई भी एक्ट किया है ड्यूरिंग मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, अगर उसने कोई किसी को पनिशमेंट दी है या किसी की डेथ हो जाती है तो उसको उस केस में इंडेमनीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन हमारा क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी ऐसा कानून बना सकती है, किस चीज़ के लिए? पनिशमेंट देने के लिए, उन एक्ट्स के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली ऑफेंस है। जैसे कि क्या क्या, कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसके खिलाफ वो कानून बना सकती है कि अनटचेबिलिटी अगर किसी ने प्रमोट की या किसी ने कोई अफवाह फैलाई, अगर वो कोई उसको अनटचेबिलिटी को करने की कोशिश कर रहा है तो ये नियम कानून के तहत आपको ये पनिशमेंट दी जाएगी। ये उसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 17। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, कोई ट्रैफिकिंग हो रही है ह्यूमन बींग्स की या कोई फोर्स्ड लेबर कर रहा है, अंडर आर्टिकल 23। थर्ड प्रोविजन क्या कहता है? थर्ड प्रोविजन कहता है कि कोई भी नियम, कोई भी लॉ अगर हमारा कब बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट में बना है, जब हमारा संविधान बना था उसकी स्टार्टिंग में अगर कोई लॉ आया है किस के रिगार्डिंग, ऊपर जितने भी हमारे मैटर्स दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ आया है तो क्या है, वो कंटिन्यू रहेंगे, वो चलते रहेंगे। कब तक? जब तक कि हमारी पार्लियामेंट उसको या तो ख़त्म नहीं कर देती या फिर उसको चेंज नहीं कर देती, तब तक वो नियम कानून एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 35 है वो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है लॉ बनाने की, जितने भी हमारे अभी मैटर्स ऊपर डिस्कस किए हैं उनके लिए, ठीक है, चाहे फिर वो क्या है थोड़े बहुत हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में भी इंटरफेयर कर सकती हैं हमारी पार्लियामेंट, उसमें भी थोड़ा बहुत उनका इंटरफेयर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बात करी कि हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी टाइम ये कंडीशन बना सकती है कि जो आपका रेजिडेंस है वो एक कंडीशन है आपकी स्टेट में रिक्रूटमेंट पाने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये स्टेट के स्फेयर में इंटरवेंशन होगी, उसकी इंटरफेरेंस होगी हमारी पार्लियामेंट की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स। तो हम देखते हैं हमारी पहली एक्सेप्शन क्या है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसमें जो है आर्टिकल 31A ये क्या कहता है, ये आर्टिकल 31A हमारी 5 कैटेगरी ऑफ लॉ को सेव करता है, ठीक है, कि हाँ ये जो 5 कैटेगरी है ना, ये हम इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते और हम इसको इनवैलिड प्रूफ नहीं कर सकते कि कि आर्टिकल 14 जो हमारे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को लागू करते हुए हम इन 5 कैटेगरी ऑफ लॉ को कभी भी चैलेंज या फिर इनवैलिडेट नहीं कर सकते। अब ये कौन कौन सी 5 कैटेगरी है? ये 5 कैटेगरी हमारी एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। देखते हैं पहली क्या चीज़ है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय स्टेट। वो कहता है कि कोई भी स्टेट अगर अक्वायर की गई है,
ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो वाली चीज़ इसमें इंक्लूड हो गई। दूसरी इंक्लूड क्या हो गई, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट। अगर स्टेट ने किसी प्रॉपर्टी के राइट्स ले लिए कि उसको अब हम मैनेज करेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम मैनेज करेंगे, तो ये भी इसमें क्या है, इंक्लूड हो गया। थर्ड है अमेलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशन। कोई भी दो कंपनियां हैं वो आपस में अमेलगमेट होकर एक कंपनी बन रही है, वो केस भी हमारे इसमें इंक्लूड हो जाता है। फोर्थ केस क्या है, कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है डायरेक्टर का, शेयर होल्डर का, जो कि किसी कॉरपोरेशन में इंक्लूड है, वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद क्या है, इंस्टिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज। माइनिंग लीज में जितनी भी मॉडिफिकेशन हो रही है वो भी क्या है, इस कैटेगरी में इंक्लूड है। ये 5 कैटेगरीज को हम चैलेंज या फिर इनवैलिडेट प्रूव नहीं कर सकते। अब जो हमारा आर्टिकल 31A है ना, अगर वो अंडर लॉ है, अंडर प्रोसेस है, बट प्रेसिडेंट ने क्या नहीं किया, अभी तक उस पर साइन नहीं किए, तब तो हम उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, तब ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की। अगर प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिए तब हम 31A के ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A एक और बात कहता है, वो कहता है उसमें एक प्रावधान है, क्या है कि स्टेट जो है, जो स्टेट ने हमारी लैंड एक्वायर की है, किसी पर्सन की लैंड को एक्वायर किया है, तो उसके लिए स्टेट एक मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस पर्सन को कंपनसेशन देगा। ठीक है, अब वो लैंड कैसी है, लैंड जो जिसपे वो पर्सनल कल्टीवेशन कर रहा है, या फिर लैंड जो उसकी स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट के अंदर आती हो, मतलब सरकार ने अगर ये परमिशन दी है कि आप 500 एकड़ की ज़मीन रख सकते हैं और उस पर्सन के पास 500 एकड़ ही ज़मीन है, तो वो उसकी स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट हो गई। तो उस केस में जो उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसकी कंपनसेशन का अमाउंट बनता है, सरकार वो उसको प्रोवाइड करेगी, अगर सरकार उसकी लैंड अक्वायर कर रही है, एक्विजिशन हो रहा है। ठीक है, अगर उसकी स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट से उसकी लैंड ज़्यादा है, मीन्स सरकार ने 500 एकड़ की ज़मीन की परमिशन दी थी बट उसके पास 600 एकड़ है, तो जो वो 100 एकड़ है उसके रिगार्डिंग सरकार के पास राइट है, चाहे तो वो कंपनसेशन दे, चाहे वो कंपनसेशन ना दे। सेकेंड एक्सेप्शन है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसमें यह कहता है आर्टिकल 31B हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक लॉ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि जितना भी मैटर, ठीक है, जो कि 9th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें क्या है, वो इम्यूनाइज करता है। जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशन हमारे 9th शेड्यूल में दिए गए हैं उसको हम क्या है, चैलेंज या फिर हम इनवैलिड नहीं प्रूव कर सकते, किस बेसिस पे, कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारी थर्ड एक्सेप्शन है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 31C को हमारा 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के तहत इंसर्ट किया गया था। अब इसमें कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं। पहला प्रोविज़न ये है कि कोई भी ऐसा लॉ जो क्या कर रहा है, सोशल डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, इट मीन्स वो वेलफेयर करना चाहता है, प्राइवेटाइजेशन को कम करना चाहता है, उस चीज़ को कोई भी लोग अगर प्रिवेंट कर रहा है तो हम उसको वॉइड नहीं मानेंगे, किस बेसिस पे, कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंट्रवीन कर रहा है, उनको वॉयलेट करने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड प्रोविजन ये कहता है कि नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज़ फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिटी शेल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। कहता है किसी भी लॉ को हम ये नहीं डिक्लेयर कर सकते, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते किसी भी बेसिस पे कि वो क्या इफेक्ट कर रहा है, मतलब उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का जो हक है ना वो हम नहीं ले सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजन के रिगार्डिंग कहा कि पहला प्रोविजन तो ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है और वैलिड भी है। सेकंड जो हमारा प्रोविजन है उसमें कहा है कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको उसने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है और इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, तो वो हक आप कैसे छीन सकते हो, तो इसलिए जो हमारा सेकेंड प्रोविजन है उसको इनवैलिड माना गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस अगर आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C में कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसे लॉज हुए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 की वॉयलेशन उसमें नहीं मानी जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। तो हमारा पहला क्या है, एक्सेसिव लिमिटेशन। क्रिटिक्स ने ये कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। मीन जितने ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं उतने ही ज़्यादा उसके एक्सेप्शन है, सब्जेक्शन है, इफ़ है, बट्स हैं। जसपत रॉय कपूर ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को रीनेम करके क्या बोल दिया, लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा एक्सेप्शंस थी, इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस थी कि उन्होंने उनका नाम ही लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स कर दिया। नेक्स्ट है नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। फिर कहते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, उसमें सिर्फ क्या है, पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं। कोई सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। ना सोशल सिक्योरिटी है, ना राइट टू वर्क है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट एंड लेजर के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। कह रहे जैसे बाहर की कंट्रीज हैं, लाइक यूएसए हो गया, वहाँ पे क्या है, यूएसए के सिटीजन को एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिलता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि आपने कितनी इनकम अर्न की अभी तक, या फिर कितना गवर्नमेंट को दिया एज अ टैक्स। ठीक है, आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। एक कार्ड जो कि उस यूएसए के सिटीजन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताएगा। इस तरह की चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं दी गई है। थर्ड पॉइंट है नो क्लैरिटी। इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में कोई क्लैरिटी नहीं है, वो वेग है। इट मीन्स उसमें फ्रेजेस दिए गए हैं, वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, बट इनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि पब्लिक ऑर्डर मीन्स इसमें कौन कौन से ऑर्डर इंक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक है, एक कॉमन मैन की जो समझ है उससे क्या है, ये दूर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये क्या है, लॉयर्स ने बनाया है, और लॉयर्स के लिए ही बनाया है, कि इसको लॉयर्स ही समझ सकते हैं, इसकी लैंग्वेज को कोई कॉमन पर्सन इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा है पैराडाइज फॉर लॉयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है नो परमानेंसी। वो कहते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट है सैक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। मीन्स पार्लियामेंट के पास पावर दे दी गई है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कभी भी ख़त्म कर सकती है, या कर्टेल कर सकती है, या फिर उसके ऊपर कोई भी एक्सेप्शन लगा सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी का, 1978 में उसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब वो क्या बन गया, एक लीगल राइट बन के रह गया है। इट मीन्स कि जो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्या है, पॉलिटिशियन के हाथ में एक टूल की तरह काम करते हैं। ठीक है, जिस पॉलिटिशियन की मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट वो डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली अपने लिमिटेशंस उस फंडामेंटल राइट के ऊपर सेट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारी नेशनल इमरजेंसी में तो एनफोर्स होते नहीं है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्रिटिक्स ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर सिचुएशन में, मतलब सबको, सारे सिटीजन्स को मिलने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव रेमेडी। एक्सपेंसिव कैसे है, कहते हैं जो हमारी जुडिशरी है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ताकि जो हमारी लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो उसके ऊपर कोई अनरीजनेबल रूल ना ले आए या फिर इंटरफेयर ना करे। बट कहते हैं कि जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है वो अपने आप में ही इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि एक कॉमन मैन अगर अपने राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाना चाहे और सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहे, तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है हमारा जुडिशियल सिस्टम। इसीलिए क्रिटिक्स ने कहा कि जो ये राइट्स का बेनिफिट है ना, ये सिर्फ किसके लिए है, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कहा गया कि अभी तक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं किया है सिवाय इंडिया के। इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोवर्सी क्रिएट की। नेक्स्ट है नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी। फिर कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फंडामेंटल जो राइट है ना, वो क्या है, उसमें कोई एक कांस्टेंट फिलॉसफी नहीं है, किसी एक फिलॉसफी पे बेस्ड नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से इंस्पायर होके लिए गए हैं।
किसी कंट्री से कुछ लिया है, किसी कंट्री से कुछ लिया है, इसीलिए क्या है, इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी, पहली थी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं वो हमारे डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ये अधिकार है, लाइफ टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिबर्टी है, ठीक है, कहीं पे भी हम जाके रिजाइड कर सकते हैं, सेटलमेंट ले सकते हैं, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है, चाइल्ड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लाई गई है। तो ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि फंडामेंटल राइट क्या है, हर कंडीशन प्रोवाइड करता है ताकि मैन को प्रोटेक्ट किया जा सके मॉरल तरीके से, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें बताते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, दे सर्व एज फॉर्मिडेबल बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं कि अपने टैलेंट के बेसिस पे हम कभी भी ऊपर उठ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि फंडामेंटल राइट क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि लॉ के सामने सब इक्वल है, कोई भी लॉ से अबव नहीं है। फिर वो कहता है फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारी इंडियन स्टेट का जो सेक्युलर फैब्रिक है, जो सेक्युलरिज्म है, मींस हर रिलीजन को बराबर का दर्जा दिया गया है, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, सबको इक्वली प्रमोट किया जा रहा है, उस चीज़ को हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसकी एब्सोल्यूटनेस, मतलब वो उसके ऊपर चेक लगाते हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन गवर्नमेंट ना ले ले, कोई अनरीजनेबल लॉ ना ले आए, ठीक है। सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे और सारी जितने भी तबके हैं सोसाइटी के उनको बराबर का जस्टिस मिले, इस चीज़ का ध्यान भी कौन रखता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन रहे, इस चीज़ को भी हमारे फंडामेंटल राइट इंश्योर करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं फंडामेंटल राइट, कि हर पर्सन, जो भी जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें हमारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ ही हमारा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।